हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स के पूरे चैप्टर के बारे में। जस्ट अ वन शॉर्ट वीडियो। यस, वी आर गोइंग टू कवर द होल चैप्टर यूजर डिफाइंड मेथड्स, जिसे तुम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बोल सकते हो। उस पूरे चैप्टर को हम एक वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे यार, बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में पूरी थ्योरी को बढ़िया तरीके से समझ लेंगे और उस थ्योरी की क्या एप्लीकेशन है ऑन योर प्रोग्रामिंग उसको भी जान लेंगे। बहुत कम टाइम में, तुम्हारा टाइम में फालतू में वेस्ट नहीं करूंगा। कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। द चैप्टर 2 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आईसीएसई क्लास 10। तो क्या ही है यार, अब तो फिर शुरू करते हैं। वी आर हेयर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन और हम बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में, ठीक है, विच इज द चैप्टर 2 ऑफ आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर्स। एक पूरे चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो में, इससे पहले मैं क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन चैप्टर को, विच इज द चैप्टर 1 ऑफ आईसीएसई क्लास 10, उसे भी पूरा अच्छे से कवर कर चुका हूं। और आपका जो रिवीजन होता है पूरा क्लास 9 के सिलेबस का, उसको भी एक वन शॉट वीडियो में कवर कर चुका हूं, ठीक है। अगर तुमको उन वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट कोड इज इजी बाय क्लैरिफाई नॉलेज, जिसपे हम सिर्फ आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th के कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक दैट आउट, क्योंकि यार देखो, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और वही है कुछ जो भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहली चीज यार देखो, तुमको मेथड पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मेथड और फंक्शन एक ही चीज होती है, ठीक है। मेथड और फंक्शन एक ही चीज है। कहीं पर मेथड लिखा होगा, कहीं पर फंक्शन लिखा होगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जावा मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है। चलो बढ़िया भाई। जावा में जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा मेथड्स में, एक बहुत बढ़िया तरीके में समझाऊं तो यार, तुम एक मेन मेथड बनाते हो जनरली अपने प्रोग्राम में, तो वो भी एक मेथड ही है। इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स को तुम उसमें पाइल्ड कर देते हो, ठीक है, राइट। एक पूरा कलेक्शन होता है कुछ स्टेटमेंट्स का, दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर, एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में वो ग्रुप्ड रहती हैं टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। और वो सिक्वेंस होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन किस पे होता होगा यार? ऑपरेशन बहुत से होते हैं। ऑपरेशन क्या होता है तुमको पता ही होगा, ठीक है। चलो बढ़िया। तो तुम मेथड को समझ चुके हो कि यार व्हाट एक्चुअली मेथड इज। मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तुम्हारी कुछ और चीजों को। नीड ऑफ मेथड्स। यार अब देखो, प्रोग्रामिंग तो मेथड्स के बिना भी हो सकती थी, हम डायरेक्टली क्लास में कर लेते सब कुछ, लेकिन हमने मेथड्स बनाए क्यों? हमने ऐसा कुछ क्यों किया कि पहले एक क्लास बनाई, फिर उसके बाद हमने एक मेथड बनाया, ठीक है। करना चाहते, समझो इस बात को, करना चाहते तो हम डायरेक्टली क्लास के अंदर भी तो कर सकते थे ना, कि हमने को जितना भी काम करना है वो क्लास के अंदर कर लें डायरेक्ट। लेकिन हम ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम एक मेथड के अंदर अपना पूरा फंक्शन, जो मेन पार्ट होता है, जो मेन बॉडी होती है, जो मेन इंटरनल कंटेंट होता है, वो हम एक अपने मेथड के अंदर लिखते हैं। ऐसा क्यों है? देखो यार, मेथड गिव्स यू, और यू कैन से मेथड अलाउज अस टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर तुम एक ही क्लास के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को भर दोगे तो वो क्लास भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। होप सो तुम इस बात को समझ रहे हो। एक क्लास के अंदर तुम अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को भर देते हो तो वो क्लास और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसलिए तुम कुछ फर्दर डिवीजन कर दो, एक ऐसा प्रॉपर डिवीजन जिसमें उन कॉम्प्लेक्स बातों को हम एक सिंपल वे में समझ रहे हो। तो यही यार एक मेथड करता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को डिवाइड करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी भी डिवाइड हो जाती है। चलो बढ़िया। टू हाइड लो लेवल डिटेल्स दैट अदरवाइज आर एम्बिग्यूअस एंड कंफ्यूज। अब यार देखो, एक क्लास में तुमने देखा होगा जरूरी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत कम जरूरी है, लेकिन उनकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनको भी हम हटा सकते हैं अगर हम उन्हें मेथड्स के अंदर डालें, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बोल रखा है टू रीयूज पोर्शंस ऑफ कोड विदाउट रीटाइपिंग इट। एक पर्टिकुलर कोड है, क्यों उसे बार बार लिखना? अगर हमने एक उसे पर्टिकुलर मेथड के अंदर डाल दिया तो सिर्फ उस मेथड के नेम के थ्रू अच्छे से कॉलिंग, वो भी सब कुछ तुम सीखोगे आगे, उसके थ्रू हम पूरे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और हमको जो कोड है उसे रीटाइप नहीं करना पड़ेगा। तो आपने अपना टाइम सेव किया, समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्सिटीज को घटा दिया, आपने टाइम सेव किया, और जो आपका जितना भी प्रोग्राम आपने बनाया वो काफी कंसाइज हो गया। बढ़िया चीज है ना मेथड। बस इतनी सी बात है यार, जिनकी वजह से हम मेथड्स को यूज करते हैं।
तो अब आप बोलोगे यार मेथड बनाते कैसे? जनरली जैसे तुम मेथड बनाते हो अपने प्रोग्राम में, एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर तुम्हें पता ही होगा, वही यार पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ऐसे वाले जो आपके स्पेसिफायर्स होते हैं। रिटर्न टाइप यार डिसाइड करता है कि जो भी आपका मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या है, जो भी आप मसाला उसके अंदर भर रहे हो, ठीक है। तुमने कोई भी मसाला उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर भर दिया, फिर उसके बाद क्या रिटर्न आ रहा है, ये यार इसके रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना बढ़िया तरीके से? यार देखो, रिटर्न टाइप इंट भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। वॉइड जनरली होता है कि नो रिटर्न टाइप, ठीक है। इंट यार देखो, एक इंट वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा, उसके बाद आप मेथड नेम देते हो, ठीक है। क्या देते हैं? मेथड नेम देते हैं। सही बात है यार, देखो मेथड नेम दोगे, जैसे कि तुमने ABC दे दिया सपोज, ठीक है, एक मेथड नेम। उसके बाद हम एक पैरामीटर लिस्ट देते हैं, ठीक है। तुमने जनरली देखा होगा जब तुम वॉइड मेन लिखते हो, यार देखो तुम ऐसे वॉइड मेन लिखते हो, ठीक है। बहुत सी जगहों पर यहाँ पर पब्लिक भी लिखवा दिया जाता है, पब्लिक वॉइड मेन। तुम यही होता है ना पूरा तुम्हारी पहली लाइन। अभी मैं और कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये पहली लाइन जो होती है तुम्हारे मेथड की, यही होती है। तो यार ये जो एक्सेस स्पेसिफायर ये पब्लिक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पब्लिक लिख रखा है ये एक्सेस स्पेसिफायर है। ये वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप है ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। मेन जो बोल रखा है दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, ठीक है, इट इज अ मेथड नेम। और ये जो यहाँ पर ये एम्प्टी पैरेंथेसिस दे रखी हैं, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। हर एक चीज छोटी से छोटी तुमको बता रहा हूँ क्योंकि इट विल हेल्प यू अलॉट। ये जो पैरेंथेसिस है इट इज अ पैरामीटर लिस्ट। अब यार ये एम्प्टी हो सकती है, तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये जो एम्प्टी लिस्ट है ये भी एक पैरामीटर लिस्ट ही है। जब तुम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्ट यानी पैरामीटराइज्ड इनपुट का यूज करते हो तो इसी के अंदर इंट ए लिख देते हो, इंट बी लिख देते हो, राइट। यहाँ पर तुमने एक पैरामीटर का यूज किया, लेकिन यहाँ पर ये जो पैरामीटर लिस्ट थी वो एम्प्टी थी, तो ये एक एम्प्टी पैरेंथेसिस है। समझ ही रहोगे, चलो बढ़िया। एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो सकते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट अगर तुमने नहीं लगाया कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर तो कंपाइलर उसे क्या मान लेगा? पब्लिक मान लेगा। बढ़िया है। मेथड डिक्लेयर विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर इज बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज पब्लिक, बस। टाइप स्पेसिफाइज द डाटा ऑफ द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द मेथड। अब जब वो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसमें जो भी डाटा आ रहा होगा वो किस टाइप का होगा? वही तो उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या आ रही होगी? वैल्यू, उस वैल्यू का डाटा टाइप। समझ ही रहोगे, बढ़िया है। मेथड नेम, उसके बाद यार देखो यहाँ मेथड नेम में लिख रखा है प्रेफरेबली रिलेटेड टू द प्रोग्राम। जो भी तुम प्रोग्राम बना रहे हो उसी से रिलेटेड, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है आप एक मेथड नेम सोच लेते हो, ठीक है ना। अगर तुम सम निकालते हो, कुछ नंबर्स का सम हम कर रहे हो, कुछ एडिशन कर रहे हो, तो तुमने मेथड का नेम रख दिया सम, ठीक है। सो आप एक डिजायरेबल नाम रखते हो। पैरामीटर लिस्ट क्या हो सकती है यार? वेरिएबल्स व्हिच रिसीव्स द वैल्यू पास्ड फ्रॉम द आर्गुमेंट्स ड्यूरिंग मेथड कॉल। जैसे ही आप मेथड को कॉल कर रहे हो तो उसमें पैरामीटर लिस्ट होगी, वो कुछ वैल्यूज एक्सेप्ट करती है। जब हम पैरामीटर इनपुट का यूज करते हैं तो यही तो हम करते हैं। चलो बढ़िया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड। किन किन तरीकों से तुम एक मेथड को डिफाइन कर सकते हो, ये भी तो जानना जरूरी है ना। रिसीविंग वैल्यू एंड नॉट रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर। तुमने एक वैल्यू तो ले ली लेकिन तुमने कोई आउटपुट नहीं दिया। यहाँ पर हम सिंपली बोल दें कि यहाँ पर इनपुट तो है, ठीक है, इनपुट तो है लेकिन आउटपुट नहीं, ठीक है। ये सब चीजें यार जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम विजुअली देखोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। ये सब चीजें तुम्हें तभी याद आएंगी। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो याद करनी पड़ रही है, हाँ लगता है यार, लेकिन जब तुम प्रोग्रामिंग में इसकी एप्लीकेशन को यूज करोगे तब तुम्हें हर एक चीज क्लियर होगी। रिसीविंग वैल्यूज बट नॉट रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर एंड वाइस वर्सा। तुमने वैल्यूज ले ली लेकिन तुमने रिटर्न नहीं किया, ठीक है। इधर पे यार सॉरी देखो मैंने लिख दिया था, यहाँ पर आपका आउटपुट भी है। रिसीविंग वैल्यू एंड रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर, यानी यहाँ पर हमारा इनपुट भी है आउटपुट भी है। यहाँ पर बोल रखा है रिटर्निंग रिसीविंग वैल्यूज बट नॉट रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर एंड वाइस वर्सा। मतलब ये है कभी आपने इनपुट ले लिया आउटपुट नहीं दिया, अगर आपने इनपुट नहीं भी दिया तब भी आउटपुट आ गया, वाइस वर्सा। समझ ही रहोगे, वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट वाला केस। नीदर रिसीविंग वैल्यूज नॉर रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर, यानी आप ना इनपुट ले रहे हो ना आउटपुट दे रहे हो। ये सब चीजें भी यार तुम अभी देख लोगे। बढ़िया है, आगे बढ़े। तो यार अब बात करते हैं तुम्हारे पैरामीटर के बारे में। क्लास 9th में तुमने पैरामीटराइज्ड इनपुट को पढ़ा होगा, ठीक है। पैरामीटराइज्ड इनपुट फंक्शनैलिटी के बारे में तुमने जरूर से जरूर जो है पढ़ा होगा यार। यही कुछ उसी से रिलेटेड जो है पैरामीटर होता है। अभी तुमने एकदम जो आपकी एकदम जरूरी चीज है पैरामीटर की, एकदम एक एक इंपॉर्टेंट चीज को नहीं पढ़ा था, लेकिन अब तुम पैरामीटर को एकदम डेप्थ में समझोगे।
पैरामीटर इज अ वेरिएबल यूज्ड विद मेथड सिग्नेचर दैट रिसीव्स अ वैल्यू ड्यूरिंग मेथड कॉल। जब एक मेथड की कॉल होती है, ठीक है, तो जो मेथड सिग्नेचर में वैल्यू दी जाती है उसी को हम पैरामीटर कहते हैं। समझ रहे हो ना? तुम एक मेथड सिग्नेचर देखो यार क्या होता है, जो तुमने फर्स्ट लाइन लिखी थी ना एक मेथड की, इसमें तो मेथड का नाम था स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर था, ठीक है, और उसके बाद हमारा रिटर्न टाइप था, वही जो लाइन थी उसमें जो पैरामीटर, उसी को मेथड सिग्नेचर कहते हैं। और उसी में जो लिस्ट थी आपकी पैरामीटर लिस्ट, उसी के अंदर जो है पैरामीटर होता है, उसी में हम वैल्यूज भी देते हैं। ठीक है, बढ़िया है। व्हेन द पैरामीटर वैल्यूज आर रिसीव्ड फ्रॉम द कॉलर देन इट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। जो कॉलर है, जो बुला रहा है, अगर वही वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो उन वैल्यूज को, उस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि कॉलर दे रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ओके भाई। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है फिर? इफ द वैल्यूज आर पास्ड टू द मेथड ड्यूरिंग इट्स कॉल फ्रॉम द कॉलर। ठीक है, देखो यार, रिसीव्ड फ्रॉम द कॉलर अलग चीज हो जाती है, ड्यूरिंग इट्स कॉल फ्रॉम द कॉलर। ठीक है, जब उसकी कॉल हो रही है और वैल्यूज उसमें तब दे दी जाए, तब उस पैरामीटर को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। अभी तुम्हें ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन जब तुम इसे प्रोग्राम के थ्रू समझोगे तो तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो कब समझोगे प्रोग्राम के थ्रू? अभी ही समझोगे। देखो यार, यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रखी है क्लास एडिशन इंट सम। यहाँ पर तुमने कुछ देखो वैल्यूज दे रखी है एक पैरामीटर में, इंट सम। ये जो आप इंट देख रहे हो, मैं एक बार बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। ये आपका एक पर्टिकुलर इंट सम है, कि ये जो सम है ना, ये एक मेथड ही है, ठीक है, और ये जो सम है ये मेथड नेम, ठीक है। इंट जो है रिटर्न टाइप है यार, बढ़िया है। इंट पी एंड इंट क्यू, ये जो पैरामीटर में वैल्यूज दे रखी है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ये जो आप यार दे रहा हो ना मेथड के अंदर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मल पैरामीटर। उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया किसको? पी और क्यू को। रिटर्न हो सकता है जस्ट बिकॉज उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। चलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड फंक्शन यानी मेन फंक्शन को बनाया, एडिशन एड इक्वल्स टू न्यू एडिशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, इंट ए इंट बी इंट सी, सम में हमने दे दिया ए और बी। ठीक है, अब देखो यार, ये जो ना, ये एक एक्चुअल पैरामीटर है। ये क्या है? एक एक्चुअल पैरामीटर है, जो वैल्यूज यहां पर जाएंगी, ठीक है, दिस ए विल बी असाइंड इन योर पी एंड दिस बी विल बी असाइंड इन योर क्यू। ठीक है, उसके बाद पी और क्यू में वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पर पी और क्यू एक वैल्यू देखो, पी प्लस क्यू होगा, और जो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और हमारे सी में, हमारे सी भाई में ये जो रिटर्न है ना, पी प्लस क्यू इधर पे आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इज सी। समझ रहे हो कैसे एक फंक्शन वर्क करता है? समझो इस चीज को, बढ़िया है, मजा आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अब हम और देखेंगे आपकी कॉल बाय वैल्यू को। देखो यार, अभी तुमने अगर फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस को, जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 10 बैच 2022, उनके लिए यार जो रिड्यूस सिलेबस आया है ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बहुत ज्यादा तो रिडक्शन उसमें हुआ नहीं है, कुछ एक दो चीजों को, बहुत माइनर सी चीजों को हटाया गया, बस एरे में से सॉर्टिंग को हटा दिया गया है। लेकिन यार देखो, तुम्हारे जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है, उसमें कॉल बाय रेफरेंस के प्रोग्राम्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। और मैं सच बताता हूं भाई, मैंने अभी तक ऐसे ही प्रॉपरली कभी भी, मुझे तक याद नहीं है कि कॉल बाय रेफरेंस पे बेस्ड कौन सा प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो हम इतनी से माइनर रिडक्शन पे नहीं जाएंगे यार, जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ नहीं, बहुत, अगर एक देखो, सॉर्टिंग एक ऐसी चीज है जिसपे प्रोग्राम डायरेक्टली आता है। कॉल बाय रेफरेंस पे हमने जनरली नहीं देखा है, तो इस पर इतना ध्यान मत देना यार, बस इतना ही बताना था। कॉल बाय वैल्यू, प्रोसेस ऑफ पासिंग अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। जो आपकी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपकी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज हैं, उन्हीं को अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में पास कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू। एनी चेंज मेड इन द फॉर्मल विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तुम फॉर्मल में तुमने भेज जरूर दी एक्चुअल की वैल्यूज, लेकिन अगर तुम फॉर्मल में कोई चेंज कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है यार कि उसका वही चेंज आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर भी होगा। समझ रहा हो ना? क्योंकि तुमने वैल्यू को भेजा है ना भाई, तुमने क्या भेजा है? वैल्यू को भेजा है। लेकिन वही जो चीज होती है ना, कॉल बाय रेफरेंस, प्रोसेस ऑफ पासिंग द रेफरेंस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर ऑल्सो। अब ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, एकदम सिंपल वे में समझो। वहां पर तुमने उस वैल्यू को भेजा था, यहाँ कॉल बाय रेफरेंस में उसकी पूरी रेफरेंस को भेज रहे हो, उसके एड्रेस को भेज रहे हो, उसके ओरिजिन को भेज रहे हो भाई। और अगर ओरिजिन वहां पर जा रहा हो, सिंपली समझो, यहाँ पर तुमने ओरिजिन को भेज दिया। ठीक है, क्या भेज दिया? ओरिजिन भेज दिया। ओरिजिन यार जहां से शुरू होता है, सिंपल, बस सबको सिंपल रखना है। तुमने अगर रेफरेंस भेजा, तो अगर तुम रेफरेंस वहां पर चेंज करोगे ना, तो रेफरेंस यहाँ पर भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वैल्यू नहीं। यार देखो, वैल्यू तो यहाँ से चली गई, कॉन्स्टेंट सी चीज है,
वहां पर वैल्यू अगर तुम चेंज कर रहे हो तो इधर पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा कोई भी। लेकिन अगर तुम वहां पर रेफरेंस को चेंज कर रहे होगे, कॉल बाय रेफरेंस में अगर तुम वहां पर रेफरेंस को चेंज कर रहे होगे तो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर भी उसका असर पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जितने भी चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। बढ़िया है, समझ ही गए होगे, मस्त है। चलो अब हम समझेंगे यार क्या है आपका कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये जो कॉल बाय एड्रेस है ये वैल्यू हुई है यार, ठीक है, एंड दिस कॉल बाय रेफरेंस इज एक्चुअली व्हाट, कॉल बाय रेफरेंस। तो देखो कॉल बाय एड्रेस अभी तुम इसे काट दो और बस यहाँ पर वैल्यू समझो। वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इन विच द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। बढ़िया है। अ मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपिंग द रेफरेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। आप रेफरेंस को कॉपी कर रहे हो, ठीक है। प्रोग्रामर पासेस द एड्रेसेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू फॉर्मल पैरामीटर्स। सिंपल है यार, प्रोग्रामर देगा जो प्रोग्राम टाइप कर रहा है, खटर पटर कर रहा है। बढ़िया है। प्रोग्रामर पासेस द रेफरेंस टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पर भी भाई प्रोग्रामर ही, जो कोडर है वही तो काम करेगा। मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर बोथ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। बढ़िया है। मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली फॉर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शेयर दैट मेमोरी। तुमने चेंज किया वहां पर रिफ्लेक्ट तो होगा ही, तो इसलिए जो मेमोरी, जो ओरिजिनल मेमोरी है यार, वो सिर्फ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को मिलती है और फॉर्मल पैरामीटर्स से शेयर करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बाकी चीजों को। मेथड की कुछ और बातें। तुमने मेथड को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। ये जो तुम समझ रहे थे ना, यूजर डिफाइंड मेथड्स, यानी जो तुम मेथड्स बनाओगे उन्हीं के बारे में भी तुम पढ़ रहे थे। अब तुम्हें कैसे मेथड्स को बनाना है, इन सब बातों को तुमको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये हम प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली देख लेंगे। और यार अभी प्रोग्रामिंग का सेशन है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। मेथड की कुछ और बातें। A method terminates when either a written statement is encountered और लास्ट स्टेटमेंट इन द मेथड इज एग्जीक्यूटेड। बात बोल रहे हैं कि मेथड कब टर्मिनेट होता है, मेथड कब खत्म होता है। यार देखो यार, ये या तो एक रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए, रिटर्न स्टेटमेंट बीच में आ जाए जब कंपाइलर वर्क कर रहा हो, एक एक लाइन को पढ़ के एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो बीच में अगर एक रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी तो वो जंप ऑफ कर जाएगा फ्रॉम द मेथड। या फिर यार लास्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपने मेथड को छोड़ देगा। बढ़िया है। अ मेथड में कंटेन सेवरल रिटर्न स्टेटमेंट बट ओनली वन ऑफ देम गेट्स एग्जीक्यूटेड जस्ट बिकॉज। मेथड में यार जब जैसे ही एक रिटर्न आपकी स्टेटमेंट है अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो आगे वाली अपने आप एग्जीक्यूशन उनका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो कर्सर है, जो कंपाइलर है, वो मेथड के बाहर आ जाएगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। बढ़िया है यार देखो, लेकिन फिर भी एक बार समझाना जरूरी है। वॉइड मेन, ऐसे मैंने अगर एक फंक्शन बनाया उसके बाद मैंने रिटर्न 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 बोल दिया, ठीक है, 3 बार मैं रिटर्न लिख रहा हूं, चलो बढ़िया है यार, ये आपका 3 बार रिटर्न लिखा हुआ। सबसे पहले तो कंपाइलर यहाँ आएगा और रिटर्न देखते ही वो इसके बाहर जंप ऑफ कर जाएगा। तो क्या है, तुम खुद से ही सोच लो, इन दोनों के पास वो जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। अगर एक लूप के अंदर वो बार बार इसके अंदर आ भी रहा होगा, अगर तुम्हें लूप का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो, अगर वो इसके अंदर आ भी रहा होगा तो भी भाई इतनी सी चीज तो सोच लो ना कि पहले तो यही जो है आपकी कंपाइलर रीड करेगा, इन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। द मेथड ऑफ टाइप void does not return a value and thus it cannot be used in expressions। जब आप एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो, जब आप कुछ वैल्यूज का यूज कर रहे हो, कुछ एक्सप्रेशन बना रहे हो, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जैसे a+b, अभी पहले हमने p+q को बनाया था, तब आप void का यूज नहीं करोगे, क्योंकि भाई void का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। void does not return a value, ठीक है, void का मतलब खाली होता है। चलो बढ़िया, आगे देखेंगे आप और कुछ बातों को, कुछ और बातें। फॉर्म्स ऑफ मेथड, एक तो यार प्योर मेथड हो सकता है जिसे हम एक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसर कहते हैं। एक इम्प्योर मेथड होता है जिसे हम म्यूटेटर कहते हैं। म्यूटेटर समझ लोगे, जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो। प्योर मेथड और एक्सेसर टेक्स ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट बट डज नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसने ले लिया एक ऑब्जेक्ट को लेकिन उसे चेंज नहीं करेगा। वेयरएज इम्प्योर मेथड और म्यूटेटर टेक्स प्ले ऑब्जेक्ट्स ऑन एन आर्ग्यूमेंट एंड चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बढ़िया है। चल उसके बाद यार मेथड ओवरलोडिंग विच इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। थ्योरी जितनी जरूरी थी उतनी कवर्ड हो जाएगी यार। प्रोग्रामिंग तो हम पता ही है, लाइव सेशन में कवर करने वाले हैं। मेथड विद द सेम नेम बट यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज कॉल्ड ओवरलोड मेथड्स। अब देखो, तुमने एक पर्टिकुलर क्लास में
ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास है एबीसी, और इसके अंदर तुमने बार बार कुछ मेथड बना दिए, मेथड ए, ठीक है, मेथड बी, मेथड सी, तुमने देखो सॉरी मेथड ए, मेथड ए, 3 बार तुमने मेथड ए बनाया है। तो यार इसी फिनोमिना को हम पता क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। समझ रहे हो, फंक्शन ओवरलोडिंग, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म पता ही हो गया यार, मल्टीटास्किंग, सिंपल सी बात है। बहुत डेप्थ में जानना है तो वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको तुम देख सकते हो। कंपाइलर फाइंड्स द बेस्ट मैच ऑफ द मेथड आर्ग्यूमेंट्स एंड द पैरामीटर लिस्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, कठिन सा लगाना सब कुछ, मैं समझाता हूं। ये जो आप मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हो, इसमें आपने भले ही मेथड का नाम जो है सेम रखा है, मेथड ए मेथड ए मेथड ए, लेकिन इनकी जो पैरामीटर लिस्ट होगी वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से पूरा इनका मेथड सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। जब तुम्हें यार एक ही काम करना हो और तुम्हारे पैरामीटर्स जो है डिफर कर रहे हो, तब तुम मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हो। मेथड ए मेथड ए मेथड ए, इधर पे हमने सपोज ले लिया इंट ए इंट बी, ठीक है, इधर पे हमने 3 इंट वैल्यूज ले ली, इंट ए इंट बी सी, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है यार, ऐसे नहीं लिख सकते हम। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ले लिया सपोज फ्लोट बी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से काम जो है यार तुम कर सकते हो एक मेथड ओवरलोडिंग वाले केस में, ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। चलो, तो यार हमने इस पूरे चैप्टर को अभी कंप्लीट नहीं किया है, कुछ छोटी छोटी सी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको याद रख लेना बढ़िया तरीके से। एक मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। देखो मेथड भी एक मॉड्यूल है, क्लास भी एक मॉड्यूल कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर और भी कुछ फर्दर मॉड्यूल्स हैं। एक प्रॉपर ब्लॉक होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। मेथड प्रोटोटाइप, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड डेफिनेशन दैट टेल्स द प्रोग्राम अबाउट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न एंड नंबर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर से समझा दूं मेथड प्रोटोटाइप क्या होता है। देखो यार, फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड डेफिनेशन, यानी जो तुम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर लिख रहे थे, ठीक है, ये जो आपने एक्सेस स्पेसिफायर लिखा, बढ़िया है। उसके बाद तुमने भाई रिटर्न टाइप लिखा, और भी बढ़िया है। उसके बाद भाई आपने लिखा क्या, मेथड का नाम लिखा, मेथड नेम। उसके बाद इस साइड में यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर तुमने पैरामीटर लिखा। तो दिस प्रॉपर लाइन, दिस कंप्लीट लाइन इज नोन एज मेथड प्रोटोटाइप। उसके बाद मेथड सिग्नेचर क्या होता है, रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वही मेथड प्रोटोटाइप में ये जो तुम जो पैरामीटर लिस्ट बना रहे हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, मेथड सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है, या फिर फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं। क्योंकि भाई जब आप मेथड ओवरलोडिंग भी कर रहे होते हो तो उनका प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन मेथड सिग्नेचर कंप्लीटली डिफर फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच कॉल्स बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। अ फंक्शन विच कॉल्स बाय इटसेल्फ, वो खुद को बुला ले, उसे कहते हैं हम रिकर्सिव फंक्शन। इसे याद रखना यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। उसका स्टैटिक मेथड क्या होगा, इट बिलोंग्स टू अ क्लास विच कैन बी कॉल्ड विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अगर एक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आप उसे कॉल कर सकते हो, क्योंकि भाई स्टैटिक का मतलब ही होता है टोटली नॉन ओरिएंटेड विद द ऑब्जेक्ट। स्टैटिक कीवर्ड इज एडेड बिफोर द स्टैटिक मेथड नेम। ठीक है, चलो नॉन स्टैटिक मेथड क्या होगा, एवरी मेथड इन जावा इज नॉन स्टैटिक जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड होता है। उसका ऑब्जेक्ट तुमने देखा होगा कहां पर बनाया जाता है, मेन फंक्शन में, दैट कैन एक्सेस एनी स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, दिस मेथड मस्ट नॉट हैव स्टैटिक कीवर्ड इन द मेथड नेम। बस इतनी सी बात थी, तुमने अगर समझ ली तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा चैप्टर तुम्हारा बढ़िया तरीके से कवर्ड है थ्योरी में। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 850 सब्स पे हमारा एक लाइव सेशन होगा, बट वी हैव क्रॉस्ड 900 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी ऑल्सो। देखो भाई, अभी एक हमारा यार लाइव सेशन होने वाला है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले भाई प्लीज यार, तुम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी स्किप नहीं करो, तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं, तुम्हारा बहुत सारा टाइम भी बच सकता है, और तुम अपना एक हेडेक को भगा सकते हो लाइव सेशन में। यार देखो मैं बता देता हूँ, जितना अगर आईसीएससी क्लास 9th वाले हो तो वो बहुत बढ़िया चीज है, और क्लास 10th वाले हो तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। देखो हम लोग एक प्रोग्रामिंग सेशन रखने वाले हैं यार, जिसमें हम एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सेशन वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। जितनी तुम्हारी कोचिंग में स्कूल में 5 से 6 महीने में कराते हैं ना, उतने हम सिर्फ 1.5 आवर में जो है समझ लेंगे। ठीक है,
In just a 90 minutes, we are going to cover the part which will be covered in your coaching or school in just 5 months. ठीक है, जो तुम्हारी कोचिंग में तुम्हारे स्कूल में 5 महीनों में कवर करवाया जाएगा वो हम सिर्फ 1.5 आवर में जो है समझने वाले हैं, सिर्फ 90 मिनट्स में समझने वाले हैं। तो भाई मैं तुमको सजेस्ट करूंगा उस पूरे लाइव सेशन में तुम अटेंटिव रहना, उधर पे रहना यार। उसमें तुम्हारी अगर अटेंशन रही पूरी तो तुम अपनी पूरी 1.5 साल बचा सकते हो। समझ रहे हो ना, 1.5 साल बोल रहा हूं, पूरी क्लास 9th भी बचा लोगे, क्लास 10th भी आधी बचा लोगे। समझ रहे हो, बढ़िया। अगर तुम्हारी क्लास 9th बिगड़ी हुई है तो आई विल सजेस्ट यू भाई क्लास 10th वाले तो आ जाना। ठीक है, चलो मस्त है। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी चीज और सुन लो, हम इसमें समझेंगे क्या, एक बहुत बढ़िया चीज बता दूं, मैं तुमको उस पर्टिकुलर लाइव सेशन में इतना काबिल बना दूंगा कि हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। ठीक है, अब चिंटू ने ऐप बनाया है, ठीक है, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना भाई। चिंटू ने अगर ऐप बनाया है तो मैं यार एक छोटा सा कैलकुलेटर विद इन 90 मिनट्स बना सकते हो। ठीक है, अब चिंटू ने ऐप बनाया ये नहीं बनाया ये तुमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमने तो सुना है ना सिर्फ। लेकिन ये जो छोटा सा कैलकुलेटर है ना, ये तुम बनाओगे उस 90 मिनट्स में आ जाना, मैं तुमको इतना समझा दूंगा, इतना काबिल बना दूंगा भाई कि हाँ तुम बना लोगे इस छोटे से कैलकुलेटर को। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।